आज मुश्किलों को हराते हैं। आओ आज मुश्किलों को हराते हैं और चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं। नमस्कार, साहित्यिक टॉक नमस्कार। विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज जो जाने माने साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय जो है, मैं पहले कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी, उसके बाद उनका परिचय दूंगी। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, हर शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, और गिरने वालों को भी होती हैं तकलीफ़ें, पर ठोकर ही इंसानों को चलना सिखाती है। तो आज बहुत खूब। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुड़गांव से श्री राजेश्वर वशिष्ठ जी। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। बहुत ही अच्छे जो है कवि हैं, लेखक हैं। इनकी जो कृतियां हैं वो भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से हम अगर उपन्यासों की बात करें तो मुट्ठी भर लड़ाई, याज्ञसेनी, मिथिला की भूमि, सुता और अवध में प्रकटे राम, श्री राम। तो ये जो है इनके उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। कविता संग्रह भी इनके काफ़ी सारे जो हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से सुनो वाल्मीकि, सोनागाछी की मुस्कान, अगस्त्य के महानायक श्री राम, प्रेम का पंचतंत्र, देवता नहीं कर सकते प्रेम, कुछ तो कहो कबीर, युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं होते, कवि का बयान, स्वचयनित कविताओं का संग्रह और चरित्र कथा बाबा साहेब के बुद्ध। इसके साथ ही ये अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जुड़े हैं और उनसे सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें से मुख्य जो सम्मान है उनकी हम बात करेंगे तो सुनो वाल्मीकि कविता संग्रह पर हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा 2015 का श्रेष्ठ काव्य कृति सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। अगस्त्य के महानायक श्री राम पुस्तक पर अखिल हिंदी साहित्य सभा द्वारा 2018 का साहित्य आराधना सम्मान भी आपको प्राप्त हो चुका है। याज्ञसेनी उपन्यास पर 2018 का औरा सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। इसके साथ ही अनुवाद भी जो हैं ये करते हैं। कविता देशांतर कनाडा, जीवन के अद्भुत रहस्य, गौर गोपाल दास और लोकतंत्र वाया सड़क मार्ग, रुचिर शर्मा, इनकी जो है ये इन पर अनुवाद कर चुके हैं। और भी रॉयल कॉलिंग्स कनाडा और भारत के लिए भी ये 9 पुस्तकों का जो अनुवाद है वो किया जा चुका है। इसके साथ ही इनकी कविताएं जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर हम सुन ही सकते हैं। और आज भी इनकी कविताएं जो हैं हम इनकी मधुर वाणी में ज़रूर सुनेंगे, और इनकी साहित्यिक यात्रा की जो चर्चा है वो आगे हम करेंगे। सबसे पहले जो है मैं राजेश्वर वशिष्ठ जी का हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपने अपना बहुत बहुत आभार। कीमती समय हमें दिया और इतना समय निकालकर आज हमारे साथ अपनी साहित्यिक यात्रा साझा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं, तो इसके लिए हम हमारे मंच की ओर से आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जी। अब हम साहित्यिक यात्रा की जो चर्चा है उसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी कि बचपन से ही, जैसा हम देखते हैं कि कुछ लोगों को बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक होता है, तो कुछ लोग पढ़ने के शौकीन होते हैं तभी लेखन में आते हैं। तो आप जो है, आपकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत किस प्रकार हुई? देखिए, मैं बहुत ही साधारण परिवार में उत्पन्न हुआ। जी। हरियाणा में एक जगह आपने सुनी होगी, भिवानी। जी। भिवानी एक शहर है हरियाणा में, जी। वहाँ मेरा जन्म हुआ। जी। और मेरी परिस्थितियाँ इतनी सामान्य थीं कि कोई ऐसा बड़ा साहित्यिक माहौल मेरे आसपास नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे, मेरे चाचा लिखते थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे शहर में एक बड़ी लाइब्रेरी थी। और जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे मेरे अध्यापकों ने प्रेरित किया कि मैं लाइब्रेरी में जाऊं और कुछ पुस्तकें लेकर पढूं। और मैं सच कहूं तो कविता नहीं, पहला प्रेम जो मुझे हुआ वो उपन्यासों से हुआ। वृंदावन लाल वर्मा, मुझे नहीं पता आपकी पीढ़ी ने नाम भी सुना होगा कि नहीं सुना होगा, उस जमाने के बहुत बड़े उपन्यासकार थे।
वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हमने आरंभ में पढ़े, और चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, ये ऐसे उपन्यास थे जो उस जमाने में पढ़े जाते थे और लोग ये चाहते थे कि आप इन्हें पढ़ें। बल्कि भूतनाथ इत्यादि के बारे में तो ये कहा जा सकता है जो हमसे भी और 50 साल पहले लोगों ने हिंदी सीखी उन उपन्यासों को पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से मैं ये कहूंगा कि बचपन में मैंने गद्य पढ़ा, और कविता की अगर मैं आपसे बात करूं तो कविता लिखने पढ़ने की शुरुआत तो 8th 9th क्लास के आसपास रही। उसमें भी पाठ्यक्रम में जो कविताएं होती थी वे पढ़ी, और स्कूल में उस जमाने में होता क्या था कि कुछ कविताएं आपको सस्वर पढ़नी पड़ती थी। आप अध्यापक आपसे कहते थे कि आप इसे पढ़कर सुनाइए, तो बस उनको पढ़ते पढ़ते ये लगने लगा कि अगर हम इन्हें पढ़ सकते हैं तो ऐसा कुछ लिखा भी जा सकता है। और मेरे ख्याल से मैट्रिक वैट्रिक तक आते आते कुछ तुकांत कविताएं इस तरह की मैंने लिख ली थी जिन्हें वक्त जरूरत सुनाया जा सके, लेकिन उन्हें मैं इस दृष्टि से अपने लेखन में अब शामिल नहीं कर पाता हूँ। कुछ तो उपलब्ध नहीं है, और कुछ मुझे लगता था तब बहुत बचपना था, शायद वो समझ नहीं थी। तो ये तो आरंभिक दौर रहा। बहुत बढ़िया। तो पहली जो रचना है वो आपने कब लिखी? ये बता पाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ख्याल ये आ रहा है कि पहली रचना लगभग 1974-75 के आसपास, जब मैं 10वीं कक्षा 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था, उस जमाने में मैंने एक कविता लिखी थी। और वो कविता भी लिखी क्यों थी, शायद अब भी बच्चे ऐसे ही लिखते होंगे, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। ये कहा गया स्कूल में कि आप अगर इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो आपको अपनी रचना, अगर आप लिखते हैं तो भाग लेंगे। तो उस समय एक कविता लिखी थी, और अब तो बड़ा मुश्किल है उस कविता को खोज पाना, लेकिन सही तरीके से लिखने और पढ़ने की स्थिति उत्पन्न हुई। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, 12वीं क्लास तक मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। मेरे घर वालों को गलतफहमी थी कि वो मुझे डॉक्टर बना लेंगे, और उस जमाने में अकेला रोहतक का मेडिकल कॉलेज होता था, गिनती की सीटें होती थी और कोई प्रवेश पर परीक्षा नहीं होती थी। आपके 12वीं क्लास के जो अंक होते थे प्री मेडिकल के, उसके आधार पर ही एडमिशन होता था। जब वो नहीं हुआ तो मैंने कहा चलिए पीछा छूटा, अब मैं शांति से अपना आर्ट्स से साइकोलॉजी ऑनर्स और साहित्य से मैं अपना ग्रेजुएशन करूंगा। तो सही माने में अगर मैं आपसे कहूं तो एक बड़ा अच्छा मुझे मौका मिला पढ़ने का। मैं वैश्य कॉलेज भिवानी में पढ़ता था, एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी हमारी होती थी, अध्यापक भी बहुत अच्छे थे जो प्रेरित करते थे। तब मैंने कविता को पढ़ना शुरू किया। बल्कि मैं कहूँ उस जमाने में मैंने जितने बड़े कवि आरंभ से, भारतेंदु से आरंभ होकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, निराला, यहाँ तक के अज्ञे, उसके बाद के भी जो कवि थे, उन सबको मैंने ग्रेजुएशन पूरा करने से पहले ही पढ़ डाला। और वो पढ़ना था और थोड़ा बहुत लिखने जैसा भी, लेकिन उसे मैं कोई बहुत गंभीर लेखन की श्रेणी में नहीं रखता। तो पहली रचना की बात तो बताना बड़ा मुश्किल है, वैसी कोई कविता ही रही होगी, लेकिन हाँ, मैंने समझना आरंभ किया कि लेखन आखिर है क्या। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपने लेखन को समझने की कोशिश की, और उसके बाद जब हम शुरुआत कर देते हैं तो मुझे लगता है हम आधा रास्ता जो है तभी पार कर लेते हैं। तो इसके साथ ही अब हम चाहेंगे कि आपकी मधुर आवाज़ में एक आपकी कोई भी कविता, गज़ल, जो भी आप सुनाना चाहें वो हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं एक कविता है जो हर बार दशहरे के समय वायरल हो जाती है पिछले अनेक वर्षों से, जानकी के लिए। और हैरानी ये होती है कि कई बार तो ये कविता सुनो वाल्मीकि, जो 2015 में प्रकाशित हुआ, 14-15 में प्रकाशित हुआ, उस संग्रह में है, लेकिन इसके बावजूद ये कविता न जाने कहाँ कहाँ घूमती है, कितने व्हाट्सएप से मेरे पास लौट के आ जाती है, कितने लोग इसे अपने नाम से छाप लेते हैं। बहुत तमाशा होता है इस कविता पर। लेकिन ये कविता बड़ी एक महत्वपूर्ण उस दृष्टि से हुई, इसे क्या, और अन्य कविताओं को भी राजेंद्र गुप्त जी, जो बहुत बड़े फिल्म अभिनेता हैं, सीरियल्स वगैरह सब में आते हैं, उन्होंने भी इसे बार बार पढ़ा। तो मैं इस कविता को आपके सामने पढ़ रहा हूँ। कविता है जानकी के लिए। मर चुका है रावण, स्तब्ध है सारी लंका,
सुनसान है किले का परकोटा, कहीं कोई उत्साह नहीं, किसी घर में नहीं जल रहा है दिया, विभीषण के घर को छोड़कर। सागर के किनारे बैठे हैं विजयी राम, विभीषण को लंका का राज्य सौंपते हुए, ताकि सुबह हो सके उनका राज्याभिषेक। बार बार लक्ष्मण से पूछते हैं अपने सहयोगियों की कुशल क्षेम, चरणों के निकट बैठे हैं हनुमान। मन में क्षुब्ध है लक्ष्मण कि राम क्यों नहीं लेने जाते हैं सीता को अशोक वाटिका से, पर कुछ कह नहीं पाते हैं। धीरे धीरे सिमट जाते हैं सभी काम, हो जाता है विभीषण का राज्याभिषेक, और राम लंका के परकोटे से बाहर समुद्र के किनारे बैठे हैं, खुले आकाश के नीचे। भेजते हैं हनुमान को अशोक वाटिका यह समाचार देने के लिए कि मारा गया है रावण और अब लंकाधिपति हैं विभीषण। सीता सुनती है इस समाचार को और रहती है खामोश, कुछ नहीं कहती, बस निहारती है रास्ता। रावण का वध करते ही वनवासी राम क्या बन गए हैं सम्राट? लंका पहुंचकर भी भेजते हैं अपना दूत। नहीं जानना चाहते एक वर्ष कहां रही सीता, कैसे रही सीता। नैनों से बहती है अश्रुधार, जिसे समझ नहीं पाते हनुमान, कह नहीं पाते वाल्मीकि। राम अगर आते तो मैं उन्हें मिलवाती इन परिचारिकाओं से, जिन्होंने मुझे भयभीत करते हुए भी स्त्री की पूर्ण गरिमा प्रदान की। वे रावण की अनुचरी तो थीं, पर मेरे लिए माताओं के समान थीं। राम अगर आते तो मैं उन्हें मिलवाती इन अशोक वृक्षों से, इन माधवी लताओं से, जिन्होंने मेरे आंसुओं को ओस के कणों की तरह सहेजा अपने शरीर पर राम तो अब राजा हैं, वह कैसे आते सीता को लेने। विभीषण करवाते हैं सीता का श्रृंगार और पालकी में बिठाकर पहुंचाते हैं श्री राम के स्थल पर। पालकी में बैठे हुए सीता सोचती है, जनक ने भी तो उसे विदा किया था इसी तरह। वहीं रोक दो पालकी, गूंजता है राम का स्वर, सीता को पैदल चलकर आने दो मेरे समीप। जमीन पर चलते हुए कांपती है भूमि सुता, क्या देखना चाहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम? कारावास में रहकर चलना भी भूल जाती हैं स्त्रियां। अपमान और उपेक्षा के बोझ से दबी सीता भूल जाती है पति मिलन का उत्साह, खड़ी हो जाती है किसी युद्ध बंदिनी की तरह। कुठाराघात करते हैं राम, सीते कौन होगा वह पुरुष जो वर्ष भर पर पुरुष के घर में रही स्त्री को करेगा स्वीकार। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, तुम चाहे जहां जा सकती हो। उसने तुम्हें अंक में भरकर उठाया और मृत्यु पर्यंत तुम्हें देखकर जीता रहा। मेरा दायित्व था तुम्हें मुक्त करना, पर अब नहीं स्वीकार कर सकता तुम्हें पत्नी की तरह। वाल्मीकि के नायक तो राम थे, वे क्यों लिखते सीता का रुदन और उसकी मनोदशा। उन क्षणों में क्या नहीं सोचा होगा सीता ने कि क्या यह वही पुरुष है जिसका किया था मैंने स्वयंवर में वर्ण? क्या यह वही पुरुष है जिसके प्रेम में मैं छोड़कर आई थी अयोध्या का महल और भटकी थी वन वन? हाँ, रावण ने उठाया था मुझे गोद में। हाँ, रावण ने किया था मुझसे प्रणय निवेदन, पर वह राजा था, चाहता तो बलात् ले जा सकता था अपने निवास में। पर रावण पुरुष था, उसने मेरे अस्तित्व का अपमान कभी नहीं किया, भले ही वह मर्यादा पुरुषोत्तम न कहलाए इतिहास में। यह सब कहला नहीं सकते थे वाल्मीकि, क्योंकि उन्हें तो राम कथा ही कहनी थी। आगे की कथा आप जानते हैं। सीता ने अग्नि परीक्षा दी, कवि को कथा समेटने की जल्दी थी। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। नगरवासियों ने दीपावली मनाई, जिसमें शहर के धोबी शामिल नहीं हुए। आज इस दशहरे की रात में उदास हूं उस रावण के लिए जिसकी मर्यादा किसी मर्यादा पुरुषोत्तम से कम नहीं थी। मैं उदास हूं कवि वाल्मीकि के लिए जो राम के समक्ष सीता के भाव लिख न सके। आज इस दशहरे की रात मैं उदास हूं स्त्री अस्मिता के लिए, उसकी शाश्वत प्रतीक जानकी के लिए। बहुत बढ़िया। और सीता पर इस तरह की जो रचनाएं हैं वो बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं, लेकिन ये अपने आप में ही एक अलग कहानी कहती है। और बिल्कुल ऐसा अक्सर होता है कि जो मूल जो कवि है उसके अलावा कितने लोग जो हैं उस पर अपना नाम काट छांट करके जो है इस तरह से कविताएं जो है वो फॉरवर्ड करते हैं। ये एक शॉर्टकट बन गया है शायद कवि बनने का, बिल्कुल। सबको शौक चढ़ा हम्म, हुआ है साहित्यकार लेखक बनने का। तो इसके साथ ही अब अगला प्रश्न जो है जी। वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम्म। एक जॉब और घर परिवार हम्म। सभी चीज़ों की जिम्मेदारियां होती हैं।
तो इसके हम्म। साथ ही आपने लेखन भी किया। तो क्या कभी हम्म। परिवार को शिकायत नहीं रही कि हमारा समय जो है वो आपने लेखन में दिया, या इतना समय जो यहाँ पर दिया? तो परिवार का सहयोग जो है वो किस प्रकार का रहा आपके साथ? देखिए, मैं आपको एक बड़ी विचित्र बात बताऊं। मेरी पहली पुस्तक 1983 में प्रकाशित हुई, जी। मुट्ठी भर लड़ाई उपन्यास। जी। उस समय मैं विवाहित नहीं था, जी। विवाह उसके बाद हुआ। अब आता हूं आपके उस सवाल पर कि पारिवारिक स्थितियों के साथ लेखन कैसे हुआ। आप चौंक जाएंगे इस बात को सुनकर। 1983 में उस पुस्तक के बाद मैंने लंबे अरसे तक लेखन किया ही नहीं। मैंने पूरे समय तक 1984 में मैंने बैंक में एक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं आरंभ की। हालांकि उससे पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो में 2 वर्ष तक अनाउंसर रहा था, परमानेंट कैडर में ही। शायद हरियाणा के बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे, मैंने और सुमित्रा हुड्डा ने, जो अब भूमि पेडनेकर हैं, उनकी मां हैं, सुमित्रा पेडनेकर बन गई हैं, हम दोनों ने ही 1978 में आकाशवाणी रोहतक से हरियाणवी भाषा में कार्यक्रम आरंभ किया। 2 वर्ष हम लोग यहाँ रहे। उसके बाद उनकी फिल्में आ गई, बहू रानी, सांची वगैरह फिल्में बनी, वो मुंबई चली गई और मैं छोड़ के जर्नलिज्म में चला गया। खैर, वो अलग कहानी थी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, 1984 में मैं बैंक की सेवा में आ गया और सन 2000 तक, लगभग 16 वर्ष तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैंने पूरी तरह से डेडिकेटेड तरीके से अपनी नौकरी को किया, अपने परिवार को देखा। मेरी 2 बेटियां उस समय में पैदा हुई, वो बड़ी हुई। आप चौंकेंगी, जब मेरी बेटी शायद 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, उस समय सन 2000 के आसपास की ये बात है। उस समय हम लोगों ने कलकत्ते से एक कविता की पत्रिका आरंभ की थी, काव्यम के नाम से। और तब एक मनस्थिति बनी कि मुझे विदेशी कविता का अनुवाद कॉलम की तरह से रेगुलर उसमें करना चाहिए। तो तब जाके मैं दोबारा साहित्य से जुड़ा, इतने लंबे अरसे के बाद। उसके बाद तो खैर फिर स्थितियां ये रही, थोड़ा बहुत लिखता रहा। लेकिन चूंकि बैंक की सेवाएं इस तरह की थी जो पूरा समय ले लेती थी, मैं सुबह घर से 8 बजे निकलता था, रात को 8-9 बजे लौटता था, शनिवार इतवार को ही बुला लिया जाता था। तो कुल मिला के आप ये कह सकती हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट कभी पैदा ही नहीं हुआ कि परिवार मुझसे शिकायत करता। परिवार को अगर शिकायत थी तो मेरी नौकरी से शिकायत थी कि मैं उन्हें कम समय दे पाता हूं। लेकिन साहित्य इस बीच में कभी बदनाम नहीं हुआ कि साहित्य की वजह से, साहित्यकारों के जीवन में जिस तरह की बातें होती, परिवार नाराज होता है, वो स्थिति कभी उत्पन्न हुई नहीं। और मैं सही बात अगर आपको बताऊं, तो मैंने रेगुलर लिखना 1914 से शुरू किया। 1914 में इतना समय गुजर गया था, 84 और 14, 30 वर्ष गुजर गए थे। 30 वर्ष तक मैंने लगातार नहीं लिखा। उसके बाद मुझे लगा कि अब तो बहुत कम समय है, 5 साल की नौकरी बचती है, रिटायरमेंट के बाद हम क्या करेंगे। तो बेहतर यह है कि अब अपनी उस रुचि को जागृत किया जाए। और ईश्वरी कृपा, आप सब लोगों का सहयोग और स्थिति रही, ये रही कि इन पिछले, कहना चाहिए 10 वर्षों में, मैंने उतना लिख लिया जितना लोग 30 वर्षों में भी नहीं। तब मैंने लिखा, पूरी तरह से मग्न होकर लिखा। और तब देखिए, 2013 में मेरी बड़ी बेटी का विवाह हो गया था। छोटी बेटी हमारे साथ नहीं रहती थी, जॉब में पढ़ रही थी, बाद में जॉब में अलग रह रही थी। तो हम दो पति पत्नी थे, तो शिकायत जैसी कोई खास स्थिति थी नहीं। बहुत समय मेरे पास रात्रि में होता था, मैं अपना लिखता था और ये लगातार लिखना होता रहा। तो इस तरीके से आप समझ सकती हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारे जीवन में इस तरह से उत्पन्न नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है। और कि आपने 30 वर्षों के बाद आपने और इतना लिखा, तो इतना लेखन आप मतलब मुझे लगता है कि शायद वो 30 सालों की जो कसर है वो आपने एक साथ ही वो पूरी निकाल दी। और बहुत भाग्यशाली हैं कि आप इतना समय उसको दे भी पाए, मतलब पूरा डेडिकेशन के साथ इतना लिख पाना वो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन पहले आपने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करी और उसके बाद आप लेखन में आए। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, कि अपनी जिम्मेदारियों से बच कर के आप साहित्य सेवा में लगे हुए हैं। तो अगला जो प्रश्न है कि ये लेखन की प्रेरणा आपको मिलती कहाँ से? आपने इतना अच्छा लिखा है, श्री राम पर लिखा है, सीता पर लिखा है, आपके जो उपन्यास भी
अच्छे खासे आपके जो है उपन्यास फेमस हुए हैं। तो ये लेखन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, प्रेरणा तो हमें हमारे आसपास से ही मिलती है, जी। मित्रों से मिलती है। जी। ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिनका आग्रह रहता है, इस विषय पर लिखो, जी। इस विषय को तुमने क्यों नहीं गंभीरता से पढ़ा। मैं आपको बताऊं, याज्ञसेनी लिखने के लिए, उपन्यास लिखने के लिए मुझे 7,800 पृष्ठों का महाभारत एक एक श्लोक से लेकर, आदि से लेकर अंत तक कई बार पढ़ना पड़ा। मैं उसे पढ़ता था और नोट्स लेता था, क्योंकि मुझे उस उपन्यास को अगर आप पढ़ेंगी तो ये पाएंगी कोई भी जानकारी नहीं छूटी है। अगर आप द्रौपदी के बारे में बात करेंगी तो कोई जानकारी छूटी नहीं है उस पूरी कथा क्रम में। अब मैं, मेरे अपने अलग पृष्ठ हैं, वो अलग बात है। यही राम को लेकर हुआ। राम को लेकर मैंने तुलसी की रामायण तो चलो हम सब लोग बचपन में घर में पढ़ते हैं, रामचरितमानस तो, लेकिन मैंने वाल्मीकि रामायण को कई बार पढ़ा। तो और भी रामायण पर बहुत सारा लेखन हुआ है। आ, कई कई सारी अध्यात्म रामायण हैं, कई सारी रामायणें हैं। उन सब का मैंने लगातार अध्ययन किया। और आप समझिए कि मैंने कोई समय किसी तरह से बर्बाद नहीं किया। आप जान के हैरान हो जाएंगी, 14 से लेकर 18 तक, जब तक मैं जॉब में था, तब स्थिति ये होती, सुबह शाम तक आप समझ सकती हैं। मैं कलकत्ते में रहा, दिल्ली में रहा, इन महानगरों में 1 घंटा सुबह जाने में लगता है ऑफिस, और 1 घंटा लौटने में लगता है। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी गाड़ी में बैठे हुए झांकता ही नहीं था इधर उधर, ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता था और मैं लगातार उस टाइम में पढ़ता ही रहता था। क्योंकि मुझे लगता था मैं ये समय पढ़ लूं, ऑफिस में जाके ऑफिस का काम करना पड़ेगा, फिर उस सारे को, जो कुछ मैंने पढ़ लिया है, उसे मैं रात को जब मैं लौटूंगा, खाना वाना खा के आराम से बैठूंगा, और तब मैं उन नोट्स को अपनी राइटिंग में कन्वर्ट करूं। तो इस तरह की गतिविधियां बना के, एक स्ट्रेटेजी बना के लेखन चलता रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने बिल्कुल एक सही स्ट्रेटजी बना करके आपने लेखन में पूरा समय दे करके आप लेखन में इतना आपने किया है। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न है, लेखन के साथ साथ आप और क्या क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, इन दिनों तो सच ये है कि लेखन के सिवाय मैं और कुछ नहीं करता। जी। अच्छा संगीत सुनने का शौक है। शायद ये ऑल इंडिया रेडियो से मुझे मिला, क्योंकि वहाँ स्थिति ये होती थी, हम बहुत सारा म्यूजिक प्ले करते थे। और आप लोगों की जनरेशन ने तो नहीं, लेकिन उस जमाने की जनरेशन इस बात को जानती है कि रात के 2-3 घंटे तक शास्त्रीय संगीत बजता था, क्लासिकल म्यूजिक होता था। तो उसको जानने देखने का थोड़ा मौका मिला, वो कभी कभी सुन लेता हूँ। पेंटिंग में भी रुचि रही, कुछ पेंट भी करता रहा। और अब इस समय तो लेखन के सिवाय, या फिर टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे इक्विपमेंट्स बहुत सारे चाहिए, मुझे नए लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स के साथ खेलना, कैमरास, फोटोग्राफी में बहुत दिलचस्पी है, कुछ छोटी फिल्में बनाना, ये सब करना, यही यही सब इस समय हो पा रहा है। और कोई इस ऐसा सब काम मैं अब फिलहाल करने की स्थिति में नहीं हूं कि जिसमें मैं इतना समय दूं कि मेरी जो मुख्य गतिविधि है वो बाधित हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो आपकी जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित रही हैं? आपने मुख्य किन विषयों पर लिखा है? देखिए, जो कुछ, किसी भी लेखक की रचनाएं, जो कुछ आप भोगते हैं उसी को लिखते हैं, बिल्कुल। या जो कुछ आप जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो भोगने की बात तो ये है कि मनुष्य का जीवन मुझे मिला, और इस जीवन में मुझे प्रेम का अनुभव भी हुआ, और उस प्रेम को आप मेरी कविताओं में पा सकते हैं। सुनेत्रा एक ऐसा पात्र है जो, कहना चाहिए, मेरी आप उसे मेरी प्रेयसी कह सकते हैं, मेरी मेरी एक इस तरह की, कहना चाहिए, म्यूस म्यूस कह सकते हैं आप उसे, जो हर केंद्र में रहती है। तो उसके माध्यम से मैंने प्रेम को खूब लिखा। उसके बाद चूंकि रामायण, महाभारत, वेदों, इन सबको मैंने पढ़ा, तो दूसरा जो लेखन में मेरी रुचि रही, या जिस काम को मैंने किया, वो इस तरह का लेखन मैंने किया जिसमें जिसमें हमारे हमारे पौराणिक आख्यान हैं। इन पौराणिक आख्यानों को भी लिखते हुए मैंने अपनी दृष्टि से उसमें, उनमें काफी कुछ परिवर्तन किए। जैसे स्थिति यह है कि अगर मैं आपको रामायण की बात करूं, वाल्मीकि रामायण की बात करूं, जी। तो इन दिनों वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक आपको मिलते हैं।
लेकिन फादर कामिल बुल्के जैसे लोगों ने काफी शोध करके बताया है कि लगभग 16-18 हजार श्लोक ही मूल हैं, ओरिजिनल हैं। बाद में श्लोक इसमें जोड़ दिए गए हैं। जी। ऐसा होता है क्योंकि आप समझ सकती हैं, हमारा जो प्राचीन साहित्य है भारत का, वो सारा का सारा श्रुति परंपरा पर आधारित था। जी। आरंभ में लेखन की परंपरा नहीं थी। जी। गुरु जो कुछ तैयार करते थे अपने शिष्यों को सुनाते थे, शिष्य उसे कंठस्थ कर लेते थे, वे अपनी अगली जनरेशन को सुनाते थे, और इस तरीके से वे रचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का सफर तय करती थी। और जाहिर है उसमें बहुत योग्य लोग भी रहे होंगे, शैतान लोग भी रहे होंगे, तो वे लोग ऐसी छेड़छाड़ कर सकते हैं कि उन्हें लगा होगा यहाँ कुछ मिसिंग है, चलिए एक ऐसा श्लोक जैसा गुरुजी ने कहा हम अपनी तरफ से डाल देते हैं। या ये भी रहा कि बहुत बार जो धार्मिक विद्वेष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उसमें भी कुछ विद्वानों ने छेड़छाड़ करने के लिए कुछ प्रसंग जोड़ दिए गए। जैसे जैसे एक प्रसंग की मैं आपसे बात करूं, लोग इस बात को स्वीकार करेंगे भी और नहीं करेंगे, कंट्रोवर्शियल बात है। जैसे शंभूक वध की एक घटना आती है। शंभूक वध को लेकर बहुत हा हल्ला उठाया जाता है कि एक ब्राह्मण के बेटे के लिए राम ने वध कर दिया, एक हालांकि अब कहने में बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, एक दलित के बेटे का वध कर दिया। लेकिन समझने की स्थिति यह है कि उस जमाने में कोई व्यक्ति जन्म से दलित नहीं होता था। वाल्मीकि जन्म से यानी वाल्मीकि जन्म से दलित थे, लेकिन अपने कर्मों से, अपने कार्यों से राम भी उनके चरण स्पर्श करते थे, और ऋषियों की श्रेणी में आए वाल्मीकि। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। वशिष्ठ जिनकी आप बात करते हैं, जिनका सरनेम मैं इस्तेमाल करता हूं, उनकी पत्नी तो आदिवासी थी। तो उस जमाने में जातीयता का उतना बड़ा बंधन नहीं था। आप अपने कर्म से अगर आप तलवार उठाते हैं तो क्षत्रिय बन सकते हैं, आप अगर वेदों का अध्ययन कर लेते हैं तो आप ब्राह्मण हो सकते हैं, आप अन्य सेवा कार्य कर सकते हैं तो आप किसी भी श्रेणी में जा सकते हैं। तो शंभूक वध सही माने में मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान है, मैं दावा नहीं कर सकता क्योंकि ये चीजें कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, शायद बौद्ध काल में जब सनातन का प्रभाव घटने लगा, उस समय ये घटनाएं जोड़ी गई, ताकि जो सनातन धर्म है उसके साथ कुछ चीजें ऐसी जुड़ जाएं कि उनमें एक आंतरिक विरोध की स्थिति उत्पन्न हो। और आज भी जब विरोध की बात करते हैं तो लोग इन सारी चीजों को खोज कर ले आते हैं। हम बहुत जल्दी राजनीतिक स्तर पे आप देखिए, हम बहुत जल्दी जातियों में बंट जाते हैं, हम बहुत जल्दी धर्मों में बंट जाते हैं, यानी हम मनुष्यता को भूल जाते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं हम पहले मनुष्य हैं, मनुष्यता के प्रति हमारा दायित्व है, लेकिन हमारा दायित्व तो धर्म के प्रति हो जाता है, हमारा दायित्व तो जाति के प्रति हो जाता है, हमारा दायित्व जो हमारी मानसिकता है उसके प्रति हो जाता है। तो ये सारी वस्तु स्थितियां रही। तो मूल रूप से मैं कहना चाहूंगा, पौराणिक लेखन मुझे इसलिए अच्छा लगा कि शायद मैं उसमें, जहां मुझे लगता है, वैसी करेक्शंस भी लगा सकता हूं ताकि आने वाली पीढ़ी मेरी दृष्टि से भी उन चीजों को देख ले और समझे। जैसे सीता जानकी के लिए मैंने कविता पढ़ी, इसमें इस कविता को जब मैंने लिखा तो मुझे बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस का, बहुत आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। जो इस सोच के व्यक्ति हैं कि आप कैसे कह सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम ही हैं, आपने रावण को एक थोड़े से ऊंचे स्तर पर ले जाने का प्रयास क्यों किया। लेकिन देखिए, मैं तो लेखक हूं, जो मेरे मन में आता है, जैसा मैं अनुभव करता हूं वैसा मैं लिखता हूं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। और कहीं ना कहीं हम समाज को एक सकारात्मकता देने का जो कार्य है वो लेखक कहीं ना कहीं करते हैं, और करना भी चाहिए। लेखन एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तो अगले प्रश्न से पहले मैं चाहूँगी आपकी एक और कविता जो है वो हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को, श्रोताओं को सुनने का मौका मिले। चलिए एक कविता आपको सुनाता हूँ। इस समय राजनीति बहुत चर्चा में है, और आपने नाम सुना है, आप तो खैर साहित्य से जुड़ी हैं, लोगों ने भी सुना ही होगा, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की का। रूस के बहुत बड़े उपन्यासकार हुए, और एक जमाने में अपने लेखन के लिए उनको साइबेरिया की जेलों में डाल दिया गया था। तो उन पर आधारित है कविता, और ये कविता उन पर क्या, ये पूरी राजनीति पर जो कि त्यों लागू होती है। तो इस नजरिए से आप इस सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं। महीने और तारीखें हर वर्ष आती हैं, महीने और तारीखें हर वर्ष आती हैं, जैसे आते हैं मौसम और ऋतुएं। कैलेंडर में कहाँ होता है कोई जीवंत नयापन, क्रम चलता ही रहता है।
समय के रेत पर उभरते हैं पीड़ा के पुराने निशान, और हम चमगादड़ों की तरह लटक जाते हैं समय के अंधे कुएं में। इतिहास में दर्ज है, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की को इसी दिन रूस की एक अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा, क्योंकि उन्होंने पढ़ी थी बेलेंस्की की कई पुस्तकें। उनके थैले से बरामद हुई थी गोगोल के नाम पत्र, एक पुस्तक का नाम है। सरकार को शक था कि वे प्रचारित कर रहे हैं ऐसा दर्शन जो आलोचना करता है रूसी राजनीति और ईसाई धर्म की। जार निकोलस के परिवर्तित आदेश पर करते हुए मौत की सजा खारिज, हाथ पांव बांधकर फ्योदोर दोस्तोयेवस्की को भेज दिया गया था साइबेरिया की ठंडी घुटन भरी कैद में, जहां रहते थे कैदी किसी सुअर बाड़े की तरह, और उन्हें सोना पड़ता था सिरहाने रखकर बाइबिल का न्यू टेस्टामेंट। लिखना संभव नहीं था साइबेरिया में रहते हुए, पर उन्होंने दिमाग में बुन लिया था अपराध और दंड जैसा बृहद कथानक। क्राइम एंड पनिशमेंट, अपराध और दंड, उनका बहुत बड़े आकार का, बृहद आकार का उपन्यास है। आज दुनिया भर की उदार और नीति सम्मत सरकारें भी कब चाहती हैं कि कुछ लोग पढ़ें, परिष्कृत करें समाज, संस्कृति और व्यवस्था को, और उन्हें बांध दें किसी नागपाश में, क्योंकि सरकारों को चुनते हैं ऐसे नागरिक जो हर तापमान पर निरापद होते हैं, गीली लकड़ियों की तरह। चाहे जैसी भी गठित हों, सरकारें अपनी प्रकृति के अनुसार असुरक्षित होती हैं, दुधमुहे नन्हे बच्चों की तरह, जो प्राय रहती हैं अपने पूर्व जन्मों के भयों से आक्रांत। मुझे नहीं लगता इन 150 वर्षों में बदला है दुनिया भर की सरकारों का चरित्र। मुझे नहीं लगता इन 150 वर्षों में जरा भी बदला है दुनिया भर के लेखकों का चरित्र। लेखकों के झोलों में अब भी बरामद हो सकती हैं ऐसी कई किताबें या विचार जिन्हें टाइम बम की तरह तुरंत निष्क्रिय करना चाहेगी कोई भी सरकार। इसलिए संचार क्रांति के युग में भी लेखक अभिशप्त है कड़ी सजा के लिए। साइबेरिया के यातना शिविर एक माउस क्लिक पर घृणा की चादर लपेटकर घुस आए हैं लेखकों के खुले घरों में। सरकारें और धर्म रक्षक आश्वस्त हैं कि बदलते हालात में अपने घरों में ही तड़पते चूहों की तरह दम तोड़ देंगे सारे बुद्धिजीवी। सच बताना फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, क्या यही नहीं सोचा था रूस में जार ने? सच बताना फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, क्या यही नहीं सोचा था रूस में जार ने? बहुत ही अच्छा अनुवाद आपने बहुत बढ़िया तरीके से जो है उसको कहा है। और इसके साथ ही अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि आज का जो समय है उसमें साहित्य का स्वरूप बदल गया है जी, वो हम सभी देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो इस साहित्य के बदलते स्वरूप पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूं तो अगर आप कहेंगी तो साहित्य का स्वरूप जी हमेशा ही बदलता रहा है। जी कब साहित्य का स्वरूप नहीं बदला? आप अगर हिंदी साहित्य को 1900 से देखना शुरू करें तो भारतेंदु काल से आगे बढ़ते बढ़ते कविता के स्वरूप में परिवर्तन आया, और 1950 के बाद तो कविता के स्वरूप में काफी क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। निराला भी आए जिन्होंने छंद को तोड़ा, मुक्त छंद की रचना आरंभ की। तो ये तो एक सामान्य सी बात है कि साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन आता है, लेकिन परिवर्तन आना चाहिए परिष्करण की तरफ, सुधारवादी पर उसमें परिवर्तन होना चाहिए। आप अपनी भाषा में जो भी कुछ लिखें वो दुनिया भर में जो लिखा जा रहा है उसके एट पार होना चाहिए, उससे कमतर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका प्रश्न अगर मैं ठीक से समझ रहा हूं तो आपको चिंता शायद इस बात की है कि इस समय बहुत तरह से लिखा जा रहा है, और खास तौर पे जो हमारा वेब प्लेटफॉर्म है, फेसबुक वगैरह, इन पर जो कविता दिखाई देती है, जो कहानियों के नाम पे लिखा जा रहा है, जो भी कुछ भाषा के नाम पर लिखा जा रहा है, आप और बहुत सारे लोग उसके स्तर से चिंतित हैं। देखिए, कोई खास चिंता की बात नहीं है। ये लोग भी जिन्होंने साहित्य का गंभीरता से अध्ययन नहीं किया, जो साहित्य के विद्यार्थी नहीं रहे हैं, ये लोग भी कम से कम एक अच्छी बात यह है कि आपकी भाषा में लिखना तो चाहते हैं। उनके पास वैसा भाषा का संस्कार नहीं है, तब भी चलो वे खिचड़ी भाषा इस्तेमाल करते हैं, एक मिलीजुली भाषा इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसमें अंग्रेजी के शब्द मिले हुए हैं। वैसे भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है थोड़ी देर भी लगातार अपनी भाषा में बोलना।
हमारी भाषा एक मिली-जुली भाषा हो गई है जिसमें उर्दू का शब्द, अंग्रेजी का शब्द आ ही जाएगा। तो इस नजरिए से अगर आप देखें तो ये जो परिवर्तन है ये कोई बहुत नेगेटिव परिवर्तन मैं इसे नहीं मानता। जी। आज अगर आप अच्छा साहित्य नहीं भी पढ़ रहे हैं, आप जी। सामान्य रचनाएं पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में अच्छी रचनाएं भी आ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। और मैं बड़ा बड़ा इस बात से मुझे बड़ा संतोष होता है कि फेसबुक पर आप मेरी किसी कविता को उठाकर देखिए, पढ़ने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि जितने लोग पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो जल भुनकर ना कमेंट देते हैं और ना लाइक करते हैं। तो एक ऐसे। ईर्ष्या का भाव लेकर भी बहुत लोग पढ़ते हैं। जी। तो इस नजरिए से मैं कहूंगा कि अच्छा बुरा लिखा जा रहा है, लोग अच्छा बुरा पढ़ भी रहे हैं। और बहुत लोग मेरे देखते देखते इन 10 वर्षों में, जो पहले शायद बहुत अच्छा नहीं लिख रहे थे, वे बहुत अच्छा लिखने लगे। जी। तो इस नजरिए से ये एक अच्छा दौर चल रहा है साहित्य में, जहां लोग गजलें भी लिख रहे हैं, लोग उर्दू भी देवनागरी भाषा में पढ़ रहे हैं, लोग कविताएं भी पढ़ रहे हैं, नए पुराने सभी कवियों को पढ़ रहे हैं। कुछ पुराने जैसा भी लिख रहे हैं, कुछ नए जैसा भी लिख रहे हैं। तो ये सारे परिवर्तन इस समय हो रहे हैं। मैं इन्हें कोई नेगेटिव परिवर्तन नहीं मानता। जी, बिल्कुल अच्छी बात है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। लेकिन बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि जैसे स्त्री की स्थिति में भी परिवर्तन आ गया है पुराने समय से। जैसे आपने सीता पर बात कही, तो आज की स्थिति में भी स्त्री जो है वो हमारे आज के संदर्भ में उसकी स्थिति बहुत बदल गई है, कामकाजी भी है, ये सब है। लेकिन एक और चीज़ चल गई है, नारी सशक्तिकरण, वुमेन जी। एम्पावरमेंट, जिसके नाम पर जी। जो स्त्रियों को हम देखें तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कुछ भी जो है ऊट पटांग, जो फूहड़ता जो परोसी जा रही है, चाहे हम कविताओं में देखें, लेखनी में देखें, या फिर हम और सब चीज़ें तो देखते ही रहते हैं रील्स वगैरह पर, इन सब चीज़ों में। तो ऐसे में नारी सशक्तिकरण की सही परिभाषा आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं नारी सशक्तिकरण का प्रबल पक्षधर हूँ। जी। मैंने अपनी माँ को बहुत कष्ट उठाते हुए देखा है। और नारी के प्रति अगर कोई संवेदना की स्थिति मैंने सीखी तो मैंने अपनी माँ से सीखी, अपने घर से सीखी। उसके बाद की स्थिति मैं आपको बताऊं तो मेरी अपनी 2 बेटियां थीं। और आप स्वयं स्त्री हैं, आप आ, उम्र में भी बहुत ज्यादा नहीं हैं, आप उस दौर से गुजर कर आई हैं, तो आप इस बात को समझेंगी। इस जमाने में एक लड़की का पालन पोषण करना एक लड़के की तुलना में बहुत कठिन है। बिल्कुल। आपको उसे अच्छी शिक्षा तो देना ही है, साथ साथ समाज से बचा कर भी रखना है। बिल्कुल। एक, एक इस तरह का परिवर्तन हुआ है। आपका बेटा अगर ये कहे कि मैं रात को 10 बजे लौटूंगा घर से, तो आप चिंतित नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी बेटी को अपने किसी स्कूल में, कॉलेज में कहीं से भाग लेकर देर से लौटना हो, तो मैं या मुझ जैसे कमजोर पिता तो क्या करेंगे कि बेटी को बताएंगे नहीं। जब उसका कार्यक्रम खत्म होगा उससे पहले उसके दरवाजे के बाहर जाए खड़े हो जाएंगे अपनी गाड़ी लेना लेकर पहुंच कि मैं जाए। उसे संभाल कर ले आऊं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इस सारी परिस्थिति को अगर आप ध्यान में रखें तो शायद नारी सशक्तिकरण बहुत जरूरी था। और नारियों में सशक्तिकरण की परिभाषा की जब आप बात करते हैं तो देखने की बात यह है कि सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बात है उसका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। बिल्कुल। वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जी। तो उसकी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चल सकती हैं। दूसरी बात, हम पिता होते हुए, पति होते हुए, भाई होते हुए उनका सम्मान करना सीखें, हम उन्हें सम्मान दें, तब नारी सशक्त हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन हो ही रहा है जिस साहित्य की आप बात कर रहे हैं, जो बुरा लिखा जा रहा है, खराब लिखा जा रहा है। पुरुष की मानसिकता सिर्फ अपनी बहन बेटियों माओं को छोड़कर दुनिया भर की स्त्रियों के लिए अक्सर खराब ही रहती है। बिल्कुल। उन्हें 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 ये लगता है भाई ये तो चलो हमारे घर में पैदा हुई हैं, और लेकिन दुनिया भर की सारी स्त्रियां हमारे भोगने के लिए हैं। बिल्कुल। अगर वे हमें मिल जाए तो और अंधेरा हो जाए तो हम जाने क्या कर डालें। ये अच्छे से अच्छे पुरुष की मानसिकता है। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है, अच्छे और बुरे पुरुष में फर्क क्या होता है? जो पुरुष इस बात को समझता है वह पुरुष अपनी उस भावना को नियंत्रित कर लेता है। हम अपने आप पर नियंत्रण कर लेते हैं। हम ये समझते हैं कि नहीं, हम एक सम्मानजनक व्यक्ति हैं, दुनिया में, समाज में बहुत सारे लोग हमें आदर्श के रूप में देखते हैं, तो हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर मनोविज्ञान ये कहता है बुरे विचार हर स्त्री पुरुष के मन में आते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम सीखते क्या हैं? हम सीखते नियंत्रण करना है।
तो जो खराब लिखा जा रहा है वे क्या हो रहा है, वे ऐसे पुरुष हैं या ऐसी स्त्रियां हैं जो पूरे लॉट को बर्बाद कर देना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्त्री सशक्तिकरण के नाम पे हम स्त्रियों को उस तरह से मुक्त कर देना चाहते हैं ताकि वे हमारे लिए आसानी से शिकार बन सकें, हम उन्हें आसानी से भोग सकें। अगर उनका परिवार टूट जाए, वे अपने पति से अलग हो जाएं, वे अलग रहना शुरू कर दें, वे हमारे साथ बैठकर शराब पीना शुरू कर दें, स्मोक करना शुरू कर दें, तो उन्हें भोगना हमारे लिए आसान होगा। मुश्किल ये है कि हमारे समाज में हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, स्त्रियां इस चालाकी को समझ नहीं पा रही हैं। मॉडर्नाइजेशन बहुत अच्छी बात है, आप कम कपड़े पहनिए, छोटे कपड़े पहन लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो समझना पड़ेगा हम किस समाज में रह रहे हैं। आप स्त्री हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप आपके मन में आए वो करिए। आप हमसे बहस कर सकती हैं, हमारे बच्चे हमसे बहस करते हैं, हम जो चाहे पहनेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं आपको अपना निजी अनुभव बताऊं। कोई ड्रेस मेरी बेटी ने पहनी और मैंने उनसे कहा, बेटा ये तो अच्छी नहीं लग रही है। तो तुरंत उसने मुझे जवाब दिया, अरे आपकी वो हरियाणा वाली मानसिकता जाएगी नहीं ना, आप लोगों के घरों में तो घूंघट निकालने वाली परंपरा रही। लेकिन मैंने साथ साथ ये भी समझाया, ज्यादा विरोध ना करते हुए, तुम मॉडर्न कपड़े पहन लो, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? हम पूरे समाज को तो नहीं बदल सकते हैं। लोग तुम्हें बाहर देखकर फप्तियां कसेंगे, कोई तुमसे छेड़छाड़ करे तो उस दुर्घटना से तुम्हें बहादुर बन के निपटना तो पड़ेगा, लेकिन ये अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो इसलिए स्त्री सशक्तिकरण को हमें अपने जो हमारी प्राचीन भारतीय मान्यता है, जिसमें स्त्री का सम्मान निहित है, उसके साथ देखना होगा। हमें स्त्री को योग्य बनाना पड़ेगा, उसे पढ़ाना पड़ेगा। हम अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छे पदों पर काम कर रही हैं, आज उनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो मुझे खुशी होती है। मैं समझता हूं हर पिता को अपनी बेटियों के बारे में ऐसा सोचना चाहिए, हर पति को अपनी पत्नी के बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि वो हर तरीके से इंडिपेंडेंट हो। अगर ईश्वर ने आपके घर में बहुत पैसा दिया है, नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने समय को किसी ऐसे काम में लगाइए जिससे समाज का भला हो। तो इस तरीके से स्त्री का सशक्तिकरण हो सकता है। उसमें कोई यूरोपीय या वेस्टर्न थॉट से आप सशक्तिकरण की बात करें, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है आपने। और स्त्रियों को, हमारी बेटियों को समझना होगा कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों में बहुत अंतर है। और शायद हाँ, हमारी बेटियां जो है वो स्वच्छंदता को जो है वो स्वतंत्रता मान रही हैं, जी। उसको ही एक एम्पावरमेंट के रूप में देख रही हैं। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही। इसके साथ ही अगला प्रश्न जो है कि अब जो हमारे समाज के मूल्य बदल रहे हैं, जैसा हमने देखा है, स्त्री हो या पुरुष, दोनों की ही मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है। तो ऐसे में साहित्य की क्या भूमिका है? साहित्य क्या, कैसे लाभदायी हो सकता है? देखिए, साहित्य की भूमिका तो आज से 400-500 वर्ष पहले भी यही थी। आप सोचिए, हम सबके घरों में वाल्मीकि रामायण ना सही, क्योंकि वो तो मूलतः संस्कृत में थी, लेकिन पिछले 400 वर्षों पुरानी, 400 वर्ष तो तुलसी रामायण को भी हो गए हैं, रामचरितमानस को भी। हम सबके घरों में रामचरितमानस मिलती है, हम सबके घरों में आप गीता पाएंगे, और भी कई सारी धार्मिक पुस्तकें। एक गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण पत्रिका प्रकाशित होती थी। आपने अपने घर में पुरानी पत्रिकाओं में कल्याण को देखा होगा। तो साहित्य का योगदान तो हमेशा अपने समाज में जो लोग हैं उन्हें शिक्षित करने का रहा है, और ये रोल कभी बदलेगा नहीं। हमेशा से ही आप सोचिए ना, आप जब स्कूल में बच्चों को साहित्य पढ़ाते हैं, तो वो सारा साहित्य भी तो इस दृष्टि से लिखा जाता है कि बच्चे उससे मूल्य पाएं, संस्कार पाएं। तो इस नजरिए से जो साहित्य आज भी लिखा जा रहा है, मेरा मानना ये है, हम भले ही कभी कभी अपने लिए कहते हैं कि हम तो स्वांतः सुखाय लिखते हैं, अपने सुख के लिए लिखते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आखिर कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक जिम्मेवार मनुष्य भी है, और हम जो लिखते हैं, हम ये जानते हैं कि इसका समाज पर क्या असर हो, और हमारा साहित्य समाज से जुड़ा होता है, समाज केंद्रित होता है। तो ना मूल्य पहले बदले थे, ना मूल्य आज बदले हैं, आज भी समाज केंद्रित साहित्य ही रचा जा रहा है। कुछ उच्छृंखल साहित्य हो सकता है, वो अपने आप हाशिए पर चला जाता है, उसको लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें जो ऐतिहासिक
हमारे कैरेक्टर्स हैं, पौराणिक चरित्र हैं, उन सब से जुड़े साहित्य को लगातार पढ़ना चाहिए। वैसा साहित्य लिखा भी जा रहा है और लोग उसे पढ़ भी रहे हैं। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और लेखन, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ और बार-बार कहती हूँ कि लेखन एक सामाजिक सरोकार रखता है। हमें ऐसा लिखना चाहिए एक सामाजिक ज़िम्मेदारी के साथ, केवल मन की भावना ही लिख देना भर ही लेखन नहीं होता। तो सामाजिक ज़िम्मेदारी भी होती है, हम अच्छा लिखें, सकारात्मक लिखें। तो अगला जो प्रश्न है, तो मतलब मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे जो जी ये नए लेखक हैं, जी जो अभी लिखना सिर्फ शुरू कर रहे हैं, या जिनको लग रहा है, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं और उनका हम्म। मन करता है अभी नई नई कविताएं जो वो शुरू कर रहे हैं, नई कविता के रूप में, कुछ भी तुकबंदी के रूप में लिखते हैं, तो ऐसे नए लेखकों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मैं जो सुझाव दूंगा वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन तब भी मैं दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना पढ़े लिखा नहीं जा सकता। जी नई पीढ़ी की दिक्कत यह है कि वे अपनी परंपरा से अपरिचित हैं। जी हिंदी में कविता लिखनी आपने आरंभ कर दी है, जी लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि हिंदी में कविता कहाँ से आरंभ होती है, कौन कविता के हमारे बड़े कवि हुए, उन्होंने क्या लिखा, उनकी कविताओं को क्या हमने क्रमानुसार पढ़ा। सन 1900 से लेकर 1920 के बीच में क्या कविता थी, क्या हमने उसे पढ़ा? 40 तक क्या हुआ, 60 तक उसका क्या स्वरूप हुआ, और आज तक कौन लोग लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि लोगों को लगता है कि उनसे तो ईश्वर लिखवा ले रहा है। भाई, आप तुलसिया वाल्मीकि तो नहीं है कि स्वयं गणेश जी आएंगे और लिखना आरंभ कर देंगे। और मैं तो उसे भी किंवदंती ही मानता हूं कि वो भी कहने सुनने की बात है, लिखना तो आप ही को पड़ेगा। तो जाहिर है आपको पढ़ना चाहिए, लिखने की जल्दी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं आपको सच बताऊं, जिन 30 वर्षों में मैंने नहीं लिखा ना, उन 30 वर्षों में भी समय मिलने पर मैं पढ़ता रहा। आ, आप चूंकि शायद हमारे क्षेत्र की हैं, हरियाणा की, एक बात आप जानती होंगी। हमारे यहाँ जब हैंडपंप से पानी निकालना होता है तो क्या करते हैं? एक बाल्टी पानी ऊपर से डालते हैं। जी बिल्कुल डालते हैं ना? बिल्कुल। एक बाल्टी पानी जब ऊपर से डालते हैं, फिर हैंडपंप चलाते हैं तो पानी निकलना शुरू होता है। जी मैं लेखन को भी ऐसा ही मानता हूं। जब आप कुछ पढ़ते हैं, अच्छा कुछ पढ़ते हैं, तो आप में भाव प्रस्फुटित होते हैं और आपका लेखन आरंभ होता है। आपको कुछ नया लिखना है, कई दिनों से आपको लग रहा है कि आपने कोई कविता नहीं लिखी, आपका मन कर रहा है कुछ लिखा जाना चाहिए, मन में विचार तो घुमड़ते हैं, लेकिन वो शेप नहीं ले रहे हैं। तो मैं आपको सुझाव दूंगा, कोई एक अच्छी कविता की पुस्तक लेकर बैठ जाइए, किसी बिल्कुल अच्छे कवि की, उसे शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, पुस्तक समाप्त होते होते आप एक नहीं कई अच्छी कविताएं लिखेंगी, जो कॉपी नहीं होंगी, जो मूल होंगी, बिल्कुल और अपने आप में एक अच्छा रचना उपक्रम आपसे हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने इसमें कही है कि लिखने के लिए सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना बहुत जरूरी है। लोग बचते हैं, नई पीढ़ी को पढ़ने का शौक कतई नहीं है। उन्हें हाँ, लगता है बस हम लिखेंगे और लोग उसे पढ़ लेंगे। भाई, जब फ़ोन आप लोगों का लिखा नहीं पढ़ेंगे तो आपको कौन पढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। फ़ोन मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें सर्वसुलभ हो गई हैं, हाथ में सब कुछ है, तो किताबें उठाना कोई चाहता ही नहीं है और इतना ज़्यादा समय देना नहीं चाहते। रील्स भी देखिए, पहले वीडियोस 5 मिनट के, 2 मिनट के, 1 मिनट के, और अब शायद 15 सेकंड का वीडियो है, जिसमें क्योंकि इतना धैर्य ही नहीं है कि वो 1 मिनट का वीडियो देख करके पूरा उसको एंड तक देखे कि इसमें क्या कहा गया है। उसे 15 सेकंड में सब देख लेना चाहते हैं कि इसका बस सार बता दो क्या है। तो ये कहीं ना कहीं रीज़न है कि पढ़ने से जो है बच्चों का मन उतना पढ़ने में नहीं रहा है और उनका मन हट गया है पढ़ने से। तो अगले प्रश्न पर जो है, अब हम फिर से आपकी साहित्यिक यात्रा की चर्चा पर आते हैं कि इस जी जी। पूरे लेखन में आपने चुनौती के रूप में आपने क्या महसूस किया? चुनौती के रूप में तो आपकी स्वीकार्यता ही रही हमेशा। जब मैंने याज्ञसेनी लिखा जी तो उसके चैप्टर्स में कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे डालता था, पत्रिकाओं में जाते थे, जी फेसबुक पर होते थे, तो आलोचना सुनने को मिलती थी। जी
कि आपने, होता क्या है ना कि बेसिकली रामायण महाभारत दो ऐसी पुस्तकें रही हैं जिनको लेकर दूरदर्शन ने जब अपने सीरियल्स दिखाए तो लोगों ने एक मन स्थिति बना ली है, और हम उससे निकल कर उन्हें देखना ही नहीं चाहते। तो होता ये था कि अगर मैं कहता हूं कि इस बात को इस नजरिए से देखा जाना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लूं, जो मूल महाभारत है उसमें स्थिति ये आती है कि जब पांडव जुआ खेलते खेलते हार जाते हैं और द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं और उसे भी हार जाते हैं, तो उस सभा में दुर्योधन और दुशासन उसे नंगा करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अब तो ये दासी हैं, दास हैं, और अब तो हम जो चाहे करें इसके साथ। तो उस स्थिति में वहां घटनाक्रम आता है कि स्वयं श्री कृष्ण वहां उपस्थित तो नहीं होते, लेकिन वे उसकी साड़ी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये बात मेरे गले से कभी नहीं उतरी। मुझे लगा कि अगर इस तरह से साड़ी बढ़ती तो और थोड़ा सा भी कहना चाहिए व्यावसायिक दृष्टिकोण होता दुर्योधन का, तो वो तो साड़ी का एक स्टोर खोल लेता, लगातार 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 इकट्ठा करते रहते, कट 1 पीस 2 पीस 3 पीस, हजारों साड़ियां इकट्ठी हो जाती। तो ये बात मेरे गले से कभी नहीं उतरती रही। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे कैरेक्टर को स्ट्रगल करना चाहिए। मेरी याज्ञसेनी जो एक कपड़ा पहने हुए है, देखिए वो पीरियड्स में भी है उसने, यानी उसकी स्थिति है। और उस जमाने में क्या होता था, उस जमाने में खास तौर पे जो राजा महाराजाओं के घरों में गरीब आदमियों की तो बात अलग थी, कि पता लग जाए नौकरों को कि कहां परेशानी है, व्हाइट कलर की साड़ी वो अपने शरीर पर लपेटती थी। एक वस्त्र होती थी ऊपर से लेकर नीचे तक, उस पर स्पॉट्स आ जाते थे। तो ऐसी स्थिति में है द्रौपदी, और ऐसी स्थिति में वो दोनों हाथों से अपनी अपनी साड़ी को पकड़कर औंधी होकर लेट जाती है और स्ट्रगल करती है, और गांधारी को चिल्लाकर कहती है कि मां, आपका विवाह भी धोखा देकर हुआ था, और इस तरीके से आपके साथ भी अन्याय हुआ था, आज आपकी बहू के साथ भी अन्याय हो रहा है, क्या आप इंटरफियर नहीं करेंगी? क्या आप मुझे नहीं बचाएंगी? और देखिए उस स्थिति में मैंने इस सिचुएशन को क्रिएट किया कि गांधारी आगे बढ़ती हैं और गांधारी ये कहती हैं दुर्योधन से, दुशासन से, कि अगर आप इस यंत्रणा को बंद नहीं करेंगे तो मैं स्वयं अपने कपड़े उतारना शुरू कर दूंगी, और क्या आप अपनी मां को इस रूप में देख पाएंगे? तो इस तरह के तर्क, इस तरह की स्थितियां गढ़ी। जब ये स्थितियां लोगों के सामने आई तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि आपको क्या हक है मूल कहानी में परिवर्तन करने का। लेकिन मैं अगर हक की बात कहूं तो वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसी रामायण में आते आते कहानियों में कितने परिवर्तन हुए हैं। रामायण के तो, राम कथा के तो लगभग 300 से अधिक वर्षन हैं, और लेखक हर समय में अपनी लिबर्टीज लेता ही है, जो उसे ठीक लगता है करता ही है। क्रिटिसिज्म उनका भी होता है, क्रिटिसिज्म हमारा भी होता है। आप कीजिए, आप क्रिटिसिज्म से, इन चुनौतियों से ही आप आगे बढ़ते हैं और लिखना सीखते हैं। तो चुनौतियां तो आती रही और मैं उनसे जूझता रहा, आज भी आती हैं, आगे भी आएंगी। बहुत सही बात कही आपने, चुनौतियां तो आती ही रहेंगी और इन्हीं से, चुनौतियों से लड़कर ही आगे बढ़ना है। तो अब तक की जो भी आपकी साहित्यिक यात्रा रही, इसमें आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया? देखिए, छूटने की बात तो हमेशा ही रहती है कि आप कुछ नया और अच्छा लिखना चाहते हैं, और वो कब आएगा आप नहीं जानते। मुझे छूटने जैसा कोई दुख नहीं है, कुछ छूट गया या कुछ ऐसा जो मेरे दिमाग में अभी तक नहीं आया। मेरा दुख दूसरा है, वो ये है कि जितनी किताबें आ गई हैं, बहुत सारी रचनाएं, कई उपन्यास, कई चीजें अधूरी पड़ी हैं, जो जो एक बार आरंभ हुई, 50, 60, 70 पृष्ठ लिखे गए, कुछ हजार शब्द लिखे गए, और वे उस समय छूट गई, वो पूरी नहीं हो पाई। तो बस मन यही करता है कि नया जो लिखा जा रहा है वो चल ही रहा है, जो रचनाएं कभी किसी व्यवधान के कारण छूट गई वे भी पूरी हो जाएं, वे भी लौटकर लोगों के हाथों में जाएं अपने संपूर्ण रूप में। बस इतनी सी बात मन में है, अन्यथा मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं जो कुछ करना चाहता था मैं कर रहा हूं और मैंने किया है। और दूसरी बात, मैं अपने मित्रों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं बहुत आलसी व्यक्ति हूं। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, मुझे पड़े पड़े रह के सोना ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है आंख बंद करके चुपचाप पड़े रहो, इससे अच्छा जीवन कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मित्र हैं
वे कहते हैं नहीं नहीं इस विषय पर लिखो, इस पर तुम्हें लिखना चाहिए, या कभी कभी कोई सूत्र दे देते हैं चर्चा का, इस सूत्र पर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी और वो रचना बन जाएगी। तो इस तरह का क्रम चलता रहता है। बहुत सही बात है। और शायद जीवन में ऐसे मित्रों का होना एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है, जो हमें लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, विषय देते हैं। जी बहुत ही इस चीज़ में आप लकी हैं कि आपको ऐसे मित्रों का साथ मिला है। तो आगे अब आगे क्या प्लान्स हैं अपनी साहित्यिक यात्रा को आगे का कैसे ले जाने के प्लान है? नहीं, देखिए किसी भी साहित्यकार का कोई प्लान मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकता है। जी। प्लान तो यही है कि मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ, जैसे इन दिनों मेरी रुचि है, मैं वेदों का अध्ययन साथ साथ कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वेदों को लेकर जितना भी काम हुआ है, लिखा गया है, वो काफी कम है। आप जानती होंगी कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का आधार वेद ही है। वेदों की ऋचाओं से ही वे सारे के सारे विचार और चीजें आई हैं। तो मुझे भी लगता है वेदों को गहनता से पढ़ा जाए। मुझे भी लगता है कि फिर कुछ उस तरह का लिखा जाए। और एक दूसरा एक कैरेक्टर है जैसे राम, राम को लेकर मैंने कविता में भी लिखा है, उपन्यास में भी लिखा है, और कई सारी रामायणों में राम के चरित्र भी अलग अलग हैं। मेरे मन में एक ये भी विचार आता है, मैं उस काम को कर भी रहा हूं, कि मैं राम के चरित्र की कितनी शेड्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, मैं उनको इकट्ठा करके एक पुस्तक लिखूं जो अपने आप में आलोचनात्मक पुस्तक हो सकती है। तो इस तरह के कई विचार मन में हैं। अब ये देखिए, ये सब समय के हाथ में है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लगातार एक वर्ष में कई पुस्तकें आपकी आ जाती हैं, और ऐसा वर्ष भी गुजरता है जब कुछ भी नहीं आता, तैयार होने के बावजूद नहीं आता। तो मैं इसे मानता हूं कि आपके वश में तो सिर्फ कर्म करना है, फल समय पर ईश्वर देता है, परिस्थितियां देती हैं, और आपको इस बात को स्वीकार करना ही होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। और अब क्योंकि हम प्रोग्राम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अंत से जी पहले मैं चाहूँगी कि एक और कोई आपकी अच्छी प्यारी सी कविता आपकी मधुर आवाज़ में हमें सुनने को मिले। मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, देखता हूँ। एक कविता है, चलिए मैं सुनाता हूँ। इस बहुत छोटी कविता है, समय भी बहुत छोटा सा है इसलिए शायद। स्वागत। कविता का शीर्षक है प्रेम। बहुत भ्रामक शब्द है प्रेम। प्रेम का पंचतंत्र मेरी एक पुस्तक है, उसमें इस तरह की छोटी छोटी कविताएं हैं। तो उसमें से ये कविता है, बहुत भ्रामक शब्द है प्रेम, पुरुष ने स्त्री से प्रेम किया अपनी शर्तों पर, और लिटा दिया उसे तलवार की धार पर। पुरुष ने स्त्री से प्रेम किया अपनी शर्तों पर, और लिटा दिया उसे तलवार की धार पर। स्त्री ने प्रेम किया पुरुष से डूबकर उदारता के साथ, और दे दी उसे अपने संसार की चाबी। अब हालात